स्वागत है आप सभी का नावल एजुकेशन पॉइंट पर। क्लास 12th हिस्ट्री के पहले चैप्टर से हम शुरू कर रहे हैं। ये हमारी हिस्ट्री की नई श्रृंखला है और सभी चैप्टर्स की वीडियोस हम यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। चैप्टर का नाम है ईंटें, बनकें तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। यहीं से हमें समझ में आता है कि इस चैप्टर में हमें कम से कम इन 3 चीज़ों के बारे में तो पता होना चाहिए और वो भी अच्छी तरीके से। ईंटें, बनकें तथा अस्थियों के बारे में, इन 3 चीज़ों के बारे में तो हमें कम से कम पढ़ना होगा और अच्छी नॉलेज रखनी होगी। इससे रिलेटिव चीज़ें भी आ जाती हैं। तो यहीं पर चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। यहीं पर हम समझ लेते हैं कि ईंटों का मतलब यहाँ पर किससे है, मतलब हड़प्पा सभ्यता में ऐसा क्या था कि ईंटें पहले से ही चैप्टर का नाम रख दिया गया, मनकों को भी चैप्टर के नाम में रख दिया गया है और अस्थियाँ ऐसा क्या है। इसलिए हम तीनों को यहाँ पर बारीकी से यहाँ पर समझ लेते हैं। जरा समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा था। यानी कि इस सभ्यता का जो पहला खोजा गया स्थल है वो हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा पड़ा। बात करते हैं इसके समयकाल की। तो हड़प्पा सभ्यता का जो समयकाल माना जाता है, यानी कि ये सभ्यता कब से कब तक फली फूली, तो इसका समयकाल है 2600 से लगभग 1900 ईसा पूर्व तक इसका समयकाल है। ध्यान देना, 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का इसका समयकाल माना जाता है। इस सभ्यता का समयकाल 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व का माना जाता है। अब बात करते हैं कि ईंटों से यहाँ क्या तात्पर्य है। ध्यान देना, हम बेसिक चीज जो आ सकती है उस पर जरूर गौर करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटों का अनुपात होता था वो निश्चित होता था। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या होता था, निश्चित होता था। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में नियोजन का तरीका अपनाया जाता था। याद रखना, नियोजन मतलब प्लानिंग से चीज़ें चलती थी। निश्चित अनुपात में ईंटें होती थी, इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि वहाँ पर नियोजन होता था। शहरी नियोजन की एक व्यवस्था होती होगी, ये हम निष्कर्ष से निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो ईंटों का मैंने कहा एक निश्चित अनुपात होता था। तो किस अनुपात में होती थी ईंटें? ईंटें होती थी, देखो हम जानते हैं जो ईंट होती है वो क्यूबॉइड के शेप में होती है, घनाभाकार शेप में होती है। इसलिए उसमें लंबाई भी होगी और उसमें चौड़ाई भी होगी और उसमें ऊंचाई भी होगी। मतलब जो ईंट है उसमें 3 माप होंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और हड़प्पा सभ्यता में जो लंबाई और चौड़ाई होती थी वो ऊंचाई की 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 था। ऊंचाई की 4 गुनी लंबाई होती थी, ऊंचाई की 2 गुनी चौड़ाई होती थी। अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या हो गया, 4:2:1। रही बात ये ईंटें बनाई कैसी जाती थी, तो ईंटें चाहे तुम धूप में सुखाकर बनाओ या भट्टी में पकाकर बनाओ, दोनों तरीके से। हमारी बुक कहती है ईंटें चाहे धूप में सुखाकर बनाए जाए या भट्टी में पकाकर बनाई गई हों। हड़प्पा सभ्यता में चाहे वो धूप में सुखाकर बनाई गई हों या भट्टी में पकाकर, लेकिन उनका अनुपात निश्चित होता था। कितना अनुपात होता था? 4:2:1 होता था। ठीक है, ये ईंटें काफ़ी जरूरी हैं। ध्यान देना, जो हड़प्पा सभ्यता बनी, हड़प्पा सभ्यता जो बनी वो ईंटों पर निर्भर थी। ईंटों पर निर्भर थी। कैसे थी, जरा ध्यान देना। मैं यहीं पर पूरे चैप्टर को समझा रहा हूँ, यहीं पर इस ईंट से ही समझूंगा। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रसिद्ध स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रसिद्ध स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो, जो कि 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। मोहनजोदड़ो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। इस मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, लिख देता हूँ। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें,
ये जो बस्ती थी ये दो भागों में बटी हुई थी, एक थी दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। एक था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। ये जो दुर्ग था ये जो दुर्ग था ये आकार में छोटा था, जबकि निचला शहर आकार में बड़ा था। याद रखना, दुर्ग छोटा और निचला शहर बड़ा आकार में। परंतु दुर्ग जो था वो ऊंचे चबूतरे पर बना था। इसका प्लेटफॉर्म क्या था? ऊंचा था। दुर्ग ऊंचा था और निचला शहर नीचे था, इसलिए इसका नाम नीचा पड़ गया। तो दुर्ग ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना था, कहें तो ऊंचे चबूतरे पर बना था। और ऊंचे चबूतरे के लिए कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई प्लेटफॉर्म के लिए कोई ना कोई चीज रखी गई होगी, तो वो रखी गई थी ईंटें। क्या रखी गई थी? ईंटें। तो लो जी, यहाँ ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। ओके ओके, ध्यान देना। तो यहाँ पर कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होगा, तो ध्यान देना ईंटों का इस्तेमाल यहाँ भी हुआ है चबूतरे के निर्माण के लिए। दुर्ग में जो चबूतरा बना, दुर्ग का जो चबूतरा था वो भी ईंट का ही बना हुआ था। ध्यान देना, दुर्ग के चारों ओर और निचले शहर की ओर दीवार थी। याद रखना, मोहनजोदड़ो की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर दुर्ग के चारों ओर और निचले शहर की ओर क्या थी? दीवार थी। ध्यान देना, इसका मतलब वो दीवार भी किसकी बनाई गई होगी? ईंटों की ही बनाई गई होगी। जरा ध्यान देना, ईंटों से ही हम चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ें बीच में छूटेंगी, तो अभी हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो बता देंगे कहाँ कहाँ पर चीज़ें छूट रखी हैं। आगे बढ़ते हैं, और क्या समझ में आएगा? ये जो दुर्ग है, ध्यान देना, मोहनजोदड़ो बस्ती दो भागों में बटी है, दुर्ग और निचला शहर, ये समझा। ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग की दो बड़ी संरचनाएं थी। एक थी माल गोदाम, मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ माल गोदाम को माल, ठीक है। और दूसरा है विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। ध्यान देना, माल गोदाम और विशाल स्नानागार, ये दुर्ग की दो बड़ी संरचनाएं थी। संरचनाओं का मतलब स्ट्रक्चर, बहुत बड़ी स्ट्रक्चर थी। माल गोदाम जो था एक विशाल स्ट्रक्चर था जो कि ईंट का ही बनाया गया था। ध्यान देना, ये भी ईंट का ही बनाया गया था। माल गोदाम भी किसका बनाया गया था? ईंट का ही बनाया गया था। हालांकि उसके माल गोदाम के अब वो ऐसे ही रूप में नहीं है जैसे कि हम कहें कि चार दीवारी भी खड़ी होगी, बिल्कुल नहीं है। अब इसका अवशेष ही बचा हुआ है, जबकि ये संभावना जताई गई है, ये संभव तो ऐसा हुआ होगा कि उसके ऊपर लकड़ी का एक स्ट्रक्चर पहले खड़ा हुआ होगा, लेकिन ये सब संभवतः है। ध्यान देना, पॉसिबिलिटी जताई गई हैं। रही बात विशाल स्नानागार की, इस विशाल स्नानागार को समझते हैं हम। दुर्ग में दो बड़ी संरचनाएं हैं। याद रखना, मोहनजोदड़ो की दुर्ग में दो बड़ी संरचनाएं हैं। एक क्या है? माल गोदाम, और दूसरा है विशाल स्नानागार। ये जो विशाल स्नानागार है, ये जो विशाल स्नानागार है, ये आयताकार शेप में है। किस शेप में है? आयताकार शेप में है, आयताकार है। और इसके अगर हम तल तक जाना चाहें तो नॉर्थ और साउथ से जीना बना हुआ है, यानी कि सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों के माध्यम से हम इस जलाशय के, इस स्नानागार के तल तक पहुंच सकते हैं। कहाँ तक पहुंच सकते हैं? तल तक पहुंच सकते हैं। और इस विशाल स्नानागार को बनाने के लिए भी ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। ध्यान दीजिए, फिर से ईंट आ गई। इस विशाल स्नानागार को बनाने के लिए भी ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। किसका इस्तेमाल हुआ है? ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा इसमें जिप्सम के गारे का इस्तेमाल भी हुआ है, क्योंकि आजकल के ज़माने में जिसको प्लस्तर करते हैं ना, उसी तरीके से जिप्सम के गारे का इस्तेमाल हुआ है इसमें। ध्यान देना, ओके। तो ईंटों का इस्तेमाल यहाँ भी हुआ है। ये जो विशाल स्नानागार था, ये जो विशाल स्नानागार था, इसका प्रयोग जो होता था विशेष तौर पर अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। किसके लिए होता था? अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। स्नान मतलब आप जानते ही हैं, अनुष्ठानिक स्नान का मतलब हो गया रिचुअल बात के लिए। अनुष्ठानिक स्नान का मतलब हो गया रिचुअल बात के लिए, यानी कि कोई रीति रिवाज के त्योहार होते होंगे, उस समय यहाँ पे स्नान होता होगा। ये ध्यान देना। तो बच्चों, इतना समझ में आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक लाइक हो जाए यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ें। मुझे पूरा भरोसा है जिन बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है वो जरूर लाइक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दें, ओके। और ईंटों का इस्तेमाल कहाँ हुआ, जरा ध्यान देना। हम पढ़ेंगे अभी कृषि प्रौद्योगिकी,
आगे पढ़ेंगे। कृषि प्रौद्योगिकी में जब हम जाएंगे धौलावीरा में, जो कि गुजरात में पड़ता है, इस धौलावीरा में एक जलाशय मिला है, जलाशय मिला है। ये भी अगर आप चित्र में देखें तो ईंट का ही बना है। धौलावीरा में क्या मिला है? जलाशय मिला है। ये भी ईंट का बना हुआ है। ओके, यहाँ तक बातें समझ में आई? ठीक हो गया जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके ठीक है। अगला यहाँ पर क्या लिखा है? मनके। क्या लिखा है? मनके लिखा हुआ है, ध्यान देना। ये मनके लिखा हुआ है। ये मनकों को जरा गौर से समझिए आप। मनके जो होता है वो शिल्प कार्य में आता है। मनके बनाना किस कार्य में आता है? शिल्प कार्य में आता है। इंग्लिश में मनके को बीड कहते हैं, बीड मेकिंग। तो ये शिल्प कार्य में आता है, यानी कि क्राफ्ट प्रोडक्शन में आता है। जरा ध्यान देना, ये शिल्प कार्य का हिस्सा है। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कार्य के लिए प्रमुख जो केंद्र था वो चन्हू दड़ू था। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कार्य के लिए जो प्रमुख केंद्र था वो चन्हू दड़ू था। और चन्हू दड़ू के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए। ध्यान देना कि ये शिल्प कार्य के लिए क्या था? प्रमुख केंद्र था। मनके बनाने में बहुत कुछ हमें पढ़ना है। शिल्प कार्य वाले हेडिंग में हम जब जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि मनके बनाने में किस तरीके का इस्तेमाल होता था। उसमें धातु का भी इस्तेमाल होता था और पत्थर का भी इस्तेमाल होता था। ध्यान देना, धातु का भी इस्तेमाल होता था और पत्थर का भी इस्तेमाल होता था मनके बनाने में। मनके बनाने में ध्यान देना। बात आते हैं फिर अस्थियों वाले पॉइंट में, ध्यान देना। अगला है इसमें अस्थि यानी कि हड्डियां। अगर हम बात करें चैप्टर वाइज में तो यहाँ पर हम जानवरों की हड्डियों को दो कैटेगरी में बांट देते हैं। जानवरों की हड्डियों को कितने कैटेगरी में बांट देते हैं? दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक हो गया पालतू जानवर, एक हो गया पालतू जानवर, और दूसरे हो गए तुम्हारे जंगली जानवर। जंगली जानवर, ये जो पालतू जानवर हैं ये चार तरीके से वहां पर मिलते हैं। चार प्रकार के पालतू जानवर: भेड़, बकरी, भैंस और सुअर। भेड़, बकरी, भैंस और सुअर, मवेशी भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये बातें हमारी बुक में लिखी हैं। इनको हमारी बुक बताती है ये क्या थे? पालतू थे। ये जीव पुरातत्वविद होते हैं ना, जो ये कह रहे हैं कि ये पालतू थे। क्या? कौन कौन से? मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सुअर, इनको पालतू बताया गया है। जबकि जंगली किन्हें बताया गया है? जो जंगली बात करें तो जंगली बताया गया है जैसे वराह यानी कि सुअर, जो जंगली सुअर होते हैं। उसके अलावा हिरन और घड़ियाल, यानी कि इनकी भी हड्डियां मिली हैं और इनको बताया गया है कि ये जरूर वहां पर जंगली जानवर होंगे। सुअर, हिरण और घड़ियाल, ये जंगली जानवरों की अस्थियां भी वहां पर मिली हैं। इसके अलावा हमारी बुक कहती है कि पक्षियों की भी हड्डियां मिली हैं, यानी कि इनकी भी अस्थियां मिली। अब ये पालतू तो होते नहीं हैं, ठीक है, अब इसमें बताना नहीं कि पालतू होंगे क्या होंगे। ठीक है, तो ये पक्षियों की भी हड्डियां वहां पर मिली हैं। हालांकि एक और की हड्डियां मिली हैं, मछली की भी। किसकी मिली हैं? मछली की भी हड्डियां वहां पर मिली हैं। इसका मतलब वो शाकाहार भी थे और मांसाहार भी हुए होंगे। ठीक हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात ये हुई, अगर हमने खाने की बात करी दी, खाने की बात हमने करी दी, तो हम चले जाते हैं अनाज के दानों में। यानी कि वो अनाज क्या खाते थे? जी हाँ, अनाज के दाने भी मिले वहां पर। किसके दाने मिले हैं? अनाज के दाने भी वहां पर मिले हैं। अनाज के दानों की अगर हम बात करें तो गेहूं जरूर मिलता है भाई। गेहूं जो कि आज भी मुख्य आहार है, वो भी वहां मिलता है, उसके दाने भी मिलते हैं। और चावल के दाने भी मिले हैं। ध्यान देना, चावल के दाने अपेक्षाकृत कम मिलते हैं। अपेक्षाकृत क्या मिलते हैं? कम मिलते हैं, मतलब तुलना करें उसकी बाकी अनाज के दानों से तो कम मिलते हैं। बाजरे के दाने भी मिले हैं। बाजरे के दाने कहाँ से मिले हैं? बाजरे के दाने कहाँ से मिले हैं? ये प्रश्न आ सकता है भाई। ये कहाँ से मिले? गुजरात से मिले हैं। बाजरे के दाने कहाँ से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं। बाकी तिल के दाने भी वहाँ पर मिले हैं। चलो ठीक है, अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर को क्या करते हैं? हम आगे बढ़ाते हैं। जितना हो सकता था इन तीनों को यहाँ से समझने का, वो हमने यहाँ से समझ लिया। ईंटें, मनके तथा अस्थियां। चैप्टर अब आसान नजर आएगा आपको।
अब जरा ध्यान देना, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है, याद रखना इतिहास में जो हम कुछ पढ़ते हैं, ध्यान देना ये जो इतिहास है ना, इसमें जो कुछ हम पढ़ते हैं इसका कोई ना कोई स्रोत है, इतिहास के बारे में जानने का कोई ना कोई स्रोत होता है। तो हड़प्पा सभ्यता का ये जो इतिहास है, इसकी जानकारी का जो मुख्य स्रोत है ये पुरावस्तु है। ये क्या है? पुरा वस्तुएं हैं। ये पुरावस्तुएं फिर कौन कौन सी हैं जो हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती हैं? तो ये हैं, हमारी बुक बताती है, उनके आवास, मृद भांड, आभूषण, औजार और मोहरें। याद रखना ये पुरावस्तुएं हैं। लेकिन यदि मैं कहूँ कि सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी थी, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु थी हड़प्पाई मोहर। हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु है, ध्यान देना। इस मोहर के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए ये एक मोहर है, ये ध्यान देना, इसमें एक श्रृंगी बैल का चित्रण किया गया है, एक ही इसकी सींग दिखाई देती है। और हड़प्पा सभ्यता की ये जो लिपि है ये भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसको अभी तक इसका अर्थ नहीं निकाला जा सका है। ध्यान देना, इसका अर्थ अभी भी नहीं निकाला जा सका है। ओके, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का इसका काल निर्धारण किया गया है। ठीक है, हमें समझ में आ गया। ये मन के बाट और फलक हैं, अभी पढ़ेंगे बाटों के बारे में। फिर आरंभ की यहाँ बात आती है, यहाँ पर थोड़ी सी चीज और समझ लेते हैं। ये पुरा वनस्पतिज्ञ कौन थे? ये पुरा वनस्पतिज्ञ उन्हें कहते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। ध्यान देना, पुरा वनस्पतिज्ञ जो होते हैं वो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के क्या होते हैं? इनके बारे में इनको विशेषज्ञ माना जाता है, पुरा वनस्पतिज्ञ को। और जब मैं ये कह रहा था ना अनाज के दानों के बारे में, ये सब चीजें, ये पुरा वनस्पतिज्ञ ही अपनी राय रखते हैं इसमें। जरा देखिए यहाँ पर अभी जो हमने पढ़ा, ये लिखा है हड़प्पा स्थलों से अनाज के दानों में क्या क्या मिला है? गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल भी शामिल है। बाजरे के दाने कहाँ से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं। और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। अगर हम जानवर की हड्डियों की बात करें तो भेड़, बकरी, भैंस और सुअर की हड्डियां इसमें शामिल हैं। और इनको क्या मानते? सभी जानवर क्या थे? पालतू थे। हालांकि वराह यानी कि सुअर, हिरण और घड़ियाल की हड्डियां मिली हैं जो कि जंगली प्रजातियां हैं, ये ध्यान देना। और लास्ट में लिखा है कि मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। ठीक है बच्चों, ओके। आगे अगली हेडिंग है कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी वाली हेडिंग में हमें कम से कम 3 चीजें समझ ली हैं। ध्यान देना, नई टेक्नोलॉजी क्या अपनाएगी एग्रीकल्चर में? नई टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर में अपनाएगी उनमें सबसे महत्वपूर्ण है हल। इसका मतलब वो हल का इस्तेमाल करते थे, ये भी एक टेक्नोलॉजी थी। नहर का इस्तेमाल करते थे, नहरों का भी इस्तेमाल होता होगा सिंचाई के लिए, क्योंकि इसके भी अवशेष मिले हैं। और जलाशय के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ पर इस हेडिंग में 3 बातों को गौर से ध्यान देना है। हल रेखा, ये जो ध्यान देना, ये जो हल है, ये हल के बारे में यहाँ से ध्यान देना। मिट्टी से बना हल का प्रतिरूप मिला है भाई। मिट्टी से बना हल का प्रतिरूप जो मिला है वो चोलिस्तान और बनावली से मिला है। कहाँ से मिला है बच्चों? चोलिस्तान और बनावली से हल, मिट्टी से बना हल का प्रतिरूप मिला है। ध्यान देना, इसके अलावा एक जूता हुआ यानी कि प्लब्ड फील्ड का भी यहाँ पर अवशेष मिले हैं। जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। कहाँ मिले हैं? कालीबंगन यानी कि राजस्थान में मिले हैं। जरा पढ़ लेते हैं आगे, लेकिन मैं इसको मिटाने नहीं चाहता, चलो मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि खेत जोतने के लिए ये चोलिस्तान और बनावली से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। जबकि यहाँ पर देखो ये कालीबंगन नामक ये राजस्थान से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जरा ध्यान देना, ये जूता हुआ जो खेत है, प्लब्ड फील्ड है, वो क्या है? इसमें 2 रेखाएं, ये देखना 2 रेखाएं एक दूसरे को, ये हल रेखाएं हैं, 2 रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ध्यान देना, ये ऐसे दर्शाई गई हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वहां 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती होंगी, 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कृषि प्रौद्योगिकी में कम से कम 3 बातें हमें पढ़नी है। 3 बातें क्या है? एक है हल के बारे में जो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नहर के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे जलाशय के बारे में। ध्यान देना, नहर के अवशेष जो मिले हैं वो अफगानिस्तान के सोर्तुगई में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? अफगानिस्तान के सोर्तुगई में नहर के अवशेष मिले हैं। ये ध्यान देना, अफगानिस्तान में सोर्तुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहर के कुछ अवशेष मिले हैं। ध्यान देना, पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। ध्यान देना,
ओके, आगे ध्यान देना, जलाशय में देखो, धौलावीरा से हमें जलाशय मिलता है। ध्यान देना, जलाशय का प्रयोग जो हुआ है धौलावीरा से हुआ है, और ऑब्वियस बात है जलाशय का इस्तेमाल कृषि के लिए होता होगा। उस समय कृषि के लिए जो जल का संचयन होगा वो वहीं पर होता होगा। ये धातु के कुछ औजार यहाँ पर दिए गए हैं, जरा ध्यान देना। ये धौलावीरा से मिला जलाशय है, ये देख लीजिए आप, ये उसका जलाशय हो गया। और फिर आ गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया, ये सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, और सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा था। और ये भी बता दिया कि मोहनजोदड़ो बस्ती दो भागों में बटी थी, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। दुर्ग के बारे में जितना कुछ हो सकता था वो यहाँ पर हमने पहले ही पढ़ लिया। ईंट के बारे में यहाँ पर दे रखा है, ईंटों का निश्चित अनुपात में होना दर्शाता है कि मोहनजोदड़ो में नियोजन के तत्व मौजूद थे, अर्थात मोहनजोदड़ो बस्ती का जो विकास किया गया था वो प्लान्ड तरीके से किया गया था, यानी कि पहले योजना बनाई गई होगी और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया होगा, यानी कि कार्यान्वयन किया गया होगा। ध्यान देना, नालों का निर्माण हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक है। नियोजित जल निकास प्रणाली, यहाँ भी हमें प्लान्ड डेवलपमेंट के लक्षण देखने को मिलते हैं, यानी कि एक बेहतरीन तरीके से योजना बनाई जाती थी और फिर उसका उतनी ही अच्छी तरीके से कार्यान्वयन भी होता था। नियोजित जल निकास प्रणाली इसी का उदाहरण है। इसके अंतर्गत होता क्या था, सड़कों और गलियों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ये सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो की बस्ती को दो भागों में बांटा गया है, दुर्ग और निचला शहर। तो निचला शहर में जो आवास देखने को मिलते हैं, उन आवासों की खास बात यह है कि उन आवासों में प्रत्येक आवास में एक स्नान घर होता था, और कुओं के भी साक्ष्य मिले हैं। कई आवासों में कुएं भी थे। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 थी, लगभग कितनी थी, 700 थी। और इसके अलावा वो दीवारें जो भूमि तल पर स्थित थी, यानी कि भूमि तल पर बनी दीवारों पर खिड़कियां नहीं हैं। यहाँ पर मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है कि भूमि तल पर जो दीवारें बनी हैं वहाँ खिड़कियां नहीं थी। ये क्या चीज़ दर्शाती, ये चीज़ दर्शाती है एकांतता को। इसका मतलब वहाँ के लोग एकांतता को महत्व देते थे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में हम मोहनजोदड़ो के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि पढ़ना तो हमें चाहिए था हड़प्पा के बारे में। चैप्टर का नाम तो हड़प्पा सभ्यता है, लेकिन हम क्यों हड़प्पा के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में ज़्यादा पढ़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हड़प्पा के अवशेष बहुत कम मिले हैं। हड़प्पा का जो स्थल मौजूद है भी, वहाँ अवशेषों की मात्रा कम है, जबकि मोहनजोदड़ो एक सुव्यवस्थित तरीके से पुरातत्वविदों को मिला है। इसीलिए मोहनजोदड़ो के बारे में हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जबकि हड़प्पा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। इसलिए हमारे चैप्टर में मोहनजोदड़ो के बारे में डिटेल में बताया जा रहा है, जबकि हड़प्पा के बारे में कुछ भी नहीं है। कहें तो 1-2 लाइनें हैं, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। हड़प्पा सभ्यता में क्या सामाजिक असमानता थी? इस बात का पता चलता है 2 तरीके से, एक तो समाधानों के तरीके से और दूसरा है कुछ वस्तुओं के माध्यम से। ध्यान देना, ये प्रश्न पहले बहुत पूछा जाता था, बड़े नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता था, और अभी भी इसकी महत्ता बरकरार है।
सामाजिक भिन्नता कैसे प्राप्त की जा सकती थी? 2 तरीके से, समाधानों के द्वारा और वस्तुओं के द्वारा। तो पहले हम पढ़ेंगे समाधानों के बारे में और फिर पढ़ेंगे वस्तुओं के बारे में। समाधानों के बारे में यदि गौर करें तो पुरातत्वविद मिस्र से इसकी तुलना करते हैं, बताते हैं कि मिस्र में पिरामिडों का निर्माण होता था और पिरामिड में बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई जाती थी। याद रखना, वहाँ के जो समाधान होते थे मिस्र में, वहाँ बड़ी मात्रा में धन संपदा दफनाई गई थी। तो पुरातत्वविद यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हड़प्पा सभ्यता में भी इसी तरीके का रिवाज चलता होगा कि समाधानों में धन संपत्ति दफनाई गई होगी। तो हमारा यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हड़प्पा सभ्यता में इसी प्रकार की प्रथा थी। तो एनसीईआरटी की बुक बताती हमें कि हड़प्पा स्थलों से जो समाधान मिले हैं उनमें आम तौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। ये जो गर्त हैं सामान्य गर्त हैं। इन गर्तों की एक खास बात यह है कि पुरुष हो या महिलाएं, दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं, दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अंत में ये पैराग्राफ हमें बताता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। ध्यान देना, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। इस बात पर बिल्कुल गौर करने वाली बात है। इसके अलावा कुछ और बात एक्स्ट्रा पढ़ें तो ये नज़र आता है कि 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, जैस्पर के मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। याद रखना, ऐसी बातें हमें एक एक नंबर के लिए पूछी जाती हैं। बढ़ते हैं आगे। क्या इसमें कुछ और रह गया आपको बताना? जरा यस, एक चीज़ और कि अगर हम इन समाधानों के बारे में और पढ़ें तो हमें पता चलता है कि ये जो समाधान थे इनकी जो बनावट थी, समाधान गर्त की जो बनावट है वो एक दूसरे से भिन्न होती थी। इस बात से हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इतनी बड़ी मात्रा में यदि समाधान मिलेंगे तो उनकी बनावट एक जैसा होना थोड़ा सा मुश्किल था। ध्यान देना, एक बड़ी मात्रा में, याद रखना, ये जो बनावट है, समाधान गर्तों की जो बनावट है, ये एक दूसरे से क्या होती थी? भिन्न होती थी। इसका मतलब हो सकता है कि ये सामाजिक भिन्नता की ओर संकेत करती हो सकता है ये सामाजिक भिन्नता की ओर संकेत करती हो। एक और चीज़ जो जानने योग्य है कि कहीं कहीं पर यह भी देखने को मिलता है कि मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। कहीं कहीं पर यह देखने को मिलता है कि मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। ये तांबे का दर्पण यहाँ पर दिखलाया गया है, ध्यान देना। शायद मरने के बाद वो अपना चेहरा देखे फिर से। दूसरा, सामाजिक भिन्नता को जानने का दूसरा तरीका है वस्तुओं के माध्यम से। वस्तुओं को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, एक उपयोगी वस्तुएं और दूसरा विलासिता की वस्तुएं। उपयोगी वस्तुएं और विलासिता की वस्तुएं। उपयोगी वस्तुएं तो वो होगी जिनका उपयोग साधारण लोग करते ही होंगे, जैसे मृद भांड हो गए, इनका उपयोग हर कोई व्यक्ति करता था। विलासिता की वस्तुएं तो हर कोई नहीं कर सकता। विलासिता की वस्तुओं की खासियत क्या होती है? ये कीमती होते हैं। ये क्या होते हैं? कीमती होते हैं। विलासिता की वस्तुएं कैसे होती हैं? कीमती होती हैं और इनको बनाने में भी जटिल तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर फयांस, ये फयांस नाम का एक पात्र है जो जिसको बनाने में कठिनाई आती थी, इसलिए काफ़ी क्या था? कीमती माना जाता था। इसे बनाना काफ़ी कठिन होता था। ये बनता कैसे था? ये बनता था पकाकर। क्या पकाकर? किसको पकाकर? बहुत सारी चीज़ों को बनाकर। यानी कि ये मिश्रण था। किस चीज़ का मिश्रण था? ये घिसी हुई रेत का, यानी कि बालू का, रंग और चिपचिपे पदार्थ का मिश्रण से बनाया जाता था। एक और बात फयांस के बारे में जानना जरूरी है
कि जो फयांस था वो हड़प्पा सभ्यता में सभी स्थलों से प्राप्त नहीं होता, केवल 2 ही स्थलों से प्राप्त होता है। एक तो हड़प्पा, स्वयं हड़प्पा से, और दूसरा मोहनजोदड़ो से। केवल 2 ही इलाकों से फयांस नामक पात्र प्राप्त हुए हैं। ध्यान देना, केवल 2 ही इलाकों से फयांस नामक पात्र प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब फयांस जो था वो दुर्लभ पदार्थों से बनाया जाता होगा, और हो सकता है इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा होती होगी। इसके अलावा क्या कोई और भी विलासिता की वस्तुएं थी? जी हाँ, सोना। स्वर्ण आभूषणों की यदि हम बात करें तो ये स्वर्ण आभूषण भी कीमती माने जाते थे और दुर्लभ था। स्वर्ण भी क्या था? दुर्लभ था और कीमती माना जाता था। कैसे यह निष्कर्ष निकाला गया? क्योंकि जो स्वर्ण आभूषण मिला है, हड़प्पा के स्थलों से जो स्वर्ण आभूषण मिले हैं वो संचयों से प्राप्त हुए हैं। अब ये संचय क्या होते हैं? संचयों का मतलब है पात्र। संचयों का मतलब है पात्र, जैसे कोई घड़ा। यानी कि ये जो स्वर्ण आभूषण मिले हैं ये पात्रों में या घड़ों में रखे मिले हैं। ध्यान देना, इसीलिए सोने को भी क्या माना गया है? दुर्लभ माना गया है और कीमती माना गया है। ध्यान देना, सामाजिक भिन्नता को जानने के 2 तरीके हो गए, एक तो समाधान और दूसरा क्या हो गया? वस्तुएं। दूसरा क्या हो गया? वस्तुएं। जैसा कि हमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था, ईंटें, मनकें और अस्थियां। तो शिल्प उत्पादन में एक प्रमुख कार्य आता है मनके बनाना, और शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था चनुदड़ू। और चनुदड़ू जो था सबसे छोटी बस्ती थी, 7 हेक्टेयर की फैली थी। केवल मात्र कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था चनुदड़ू? केवल 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था। और शिल्प कार्य का एक प्रमुख केंद्र था चनुदड़ू। शिल्प कार्य में क्या क्या आते हैं? ध्यान देना, मनके बनाना आता है, शंख की कटाई करना आता है, धातु कर्म, मोहर निर्माण और बाट निर्माण भी क्या आता है? शिल्प कार्य में आता है। ये मोहर के बारे में थोड़ा सा अभी हम आगे पढ़ेंगे, बाटों के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे। जरा ध्यान देना, यहीं से हम बाट भी समझ लेते हैं। दरअसल होता क्या है, हमारी इस वाली पैराग्राफ में केवल मनकों के बारे में बताया गया है कि ये जो मनके थे किस से बनाए जाते थे। तो ये मनके पत्थर से भी बनाए जाते थे और धातुओं से भी बनाए जाते थे। अब कई प्रकार के यहाँ पर पत्थरों का इस्तेमाल होता था, जैसे कि कार्निलियल, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेल खड़ी जैसे पत्थरों का इस्तेमाल होता था। और 3 प्रकार की धातुओं का इस्तेमाल होता था, तांबा, कांसा और सोना नाम की धातुओं का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा शंख, फयांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में भी होता था। इसके अलावा अगर हम आकार की बात करें तो अलग अलग आकार के मनके बनाए जाते थे, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित आकार के भी मनके बनाए जाते थे। ये औजार और मनके यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये औजार है और ये मनके का एक उदाहरण यहाँ पर दे रखा है। यानी कि ये जो मनके हैं उसमें छेद बनाने वाली मशीन तो जरूर इस्तेमाल में लाई जाती थी। और हमारी बुक बताती है कि ये जो छेद करने वाली मशीन थी या उपकरण कहें, ये 3 इलाकों से मिलती है, चनुदड़ू, लोथल और धौलावीरा से मिलती है। ध्यान देना, एक एक नंबर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। जब हम इसको बड़े नंबर में आंसर लिखते हैं तो ऐसी बातें हमारे जो नंबर है उसको बढ़ा देती है, हमारे नंबर और ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि फैक्ट हैं और फैक्ट आपको नंबर दिलाते हैं। चनुदड़ू, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के हमें क्या मिले हैं? उपकरण मिले हैं। ध्यान देना, इन 3 इलाकों से, चनुदड़ू से तो मिला ही होगा, लोथल और धौलावीरा से भी छेद करने के उपकरण मिले हैं। ध्यान देना, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि ये बनाया कैसे जाता था, आग में पकाकर ही बनाया जाता था मनकों को, बस इसमें थोड़ी चीज़ें मिला दी जाती थी। जरा ध्यान देना, आगे बढ़ें। उत्पादन केंद्रों की पहचान, यानी कि ये जो शिल्प उत्पादन है इनको हम पहचाने तो पहचाने कैसे? शिल्प उत्पादन के केंद्रों को कैसे पहचाने? तो पुरातत्वविद जो है कूड़ा करकट को, याद रखना, कूड़ा करकट को शिल्प कार्य के लिए सबसे अच्छे संकेतक मानते थे। याद रखना, कूड़ा करकट को शिल्प कार्य के लिए सबसे अच्छा संकेतक मानते थे। दरअसल माना क्या जाता था, मान लीजिए कि ये कोई इलाका है और यहाँ पर कोई किसी चीज़ का उत्पादन होता है, कोई वस्तु है जिसका यहाँ पर उत्पादन होता है। यदि यहाँ पर किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो उसका कहीं ना कहीं कूड़ा करकट यहाँ पर बचा होगा। तो यदि यहाँ पर अगर हम कूड़ा करकट मिल जाए उस वस्तु का, तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं
कि यह जो जगह है यह उस वस्तु के उत्पादन का एक केंद्र रही होगी। उदाहरण के तौर पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों को भी शिल्प उत्पादन के कार्य के तौर पर मान्यता मिली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी इसी प्रकार के छोटे छोटे टुकड़े मिले थे। जरा ध्यान देना, ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। ये लाइन कई बार बच्चे छोड़ देते हैं, बच्चों को इस बात से पता नहीं होता कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी शिल्प उत्पादन का कार्य होता था। ध्यान देना। अगला है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। यहाँ पर हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है जानने योग्य वो ये है कि परिवहन का मुख्य साधन क्या था। परिवहन का मुख्य साधन था स्थल मार्ग। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप मिले हैं जो इस बात का संकेत करते हैं कि स्थल मार्गों द्वारा परिवहन एक महत्वपूर्ण साधन होता होगा। हालांकि नदियों का इस्तेमाल भी होता होगा, नदी मार्गों का भी इस्तेमाल किया जाता था उस समय। ध्यान देना। फिर आगे अगली हेडिंग है उपमहाद्वीप और उसके आगे से आने वाला माल। यहाँ पर क्या है जरा समझते हैं। यहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि अफगानिस्तान में सोरतुगही की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अत्यंत कीमती माने जाने वाला नीले रंग का पत्थर लाजवर्द मणि मिलता था। ध्यान देना, ये जो लाजवर्द मणि है ये यहाँ पर मिलती थी। कहाँ? अफगानिस्तान के सोरतुगही से। एक और चीज़, नागेश्वर और बालाकोट में शंख आसानी से उपलब्ध था। अभी हम पढ़ेंगे भी कि अच्छा ये जानने योग्य है कि ये जो नागेश्वर और बालाकोट है, यहाँ हमने इसको छोड़ दिया आगे पीछे, यहीं कहीं पर नागेश्वर और बालाकोट भी होगा। यस, यहाँ पर है। ये जो नागेश्वर और बालाकोट है ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। ध्यान देना, हड़प्पा सभ्यता की दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। हमारी बुक बताती है कि ये दोनों शंख से बनी वस्तुओं का मुख्य केंद्र थी, जैसे चूड़ियाँ बनाना, करछियाँ और पच्चीकारी की वस्तुएं भी इसमें शामिल थी। ध्यान देना कि नागेश्वर और बालाकोट शंख से बनी वस्तुओं के निर्माण के लिए एक विशिष्ट केंद्र थे। तो उसी के बारे में यहाँ नीचे बताया गया है। किसके बारे में? इसी नागेश्वर और बालाकोट के बारे में यहाँ बताया गया है कि यहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था। ध्यान देना, नागेश्वर और बालाकोट में शंख आसानी से उपलब्ध था। आगे बढ़े हम। फिर आगे यहाँ लिखा है कि लोथल से कार्निलियन नाम का पत्थर प्राप्त होता था। सेलखड़ी जो है दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से, धातु राजस्थान से प्राप्त हो जाती थी। मुख्य बात यह है कि नागेश्वर और बालाकोट में शंख आसानी से उपलब्ध हो जाता था। अफगानिस्तान के सोरतुगही से लाजवर्द मणि का मुख्य स्रोत था और लोथल से क्या मिल जाता था? कार्निलियन का पत्थर मिल जाता था। इसके अलावा राजस्थान के खेतड़ी से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तांबे का उत्पादन होता था, जबकि सोना लिया जाता था दक्षिण भारत से। ये राजस्थान का जो खेतड़ी इलाका है यहाँ पर एक अलग संस्कृति उसमें डेवलप्ड थी जिसका नाम था गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। याद रखना, खेतड़ी क्षेत्र की एक अलग संस्कृति थी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की से बिल्कुल अलग थी, वो थी गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। ध्यान देना, ये हड़प्पाई मृदभांडों से यहाँ पर अलग टाइप के मृदभांडे देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दे दिया गया है। और ऑब्वियस बात है क्योंकि यहाँ पर तांबा का उत्पादन होता है, इसलिए यहाँ पर जो बर्तन भी मिलेंगे वो तांबे की वस्तु के ही मिलेंगे। ध्यान देना। आगे है सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। तो सुदूर क्षेत्रों से संपर्क में हमें पता चलता है कि ओमान से भी यहाँ पर संपर्क थे हड़प्पा सभ्यता के, क्योंकि एक हड़प्पा सभ्यता का ये जो मर्तबान है ये ओमान में प्राप्त होता है और यह संभावना जताई गई है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। यह संभावना जताई गई है, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि शायद हड़प्पा सभ्यता का ओमान से क्या था? संपर्क था। ये ओमान कहाँ है जरा इसको अभी हम देखेंगे मैप में, लेकिन थोड़ी सी बातें आगे और पढ़ लेते हैं। मेसोपोटामिया के एक लेख में याद रखना मगान शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है और मेसोपोटामिया के लेख में दिलमुल शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है, मगान और मेलुहा शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है जो कि हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। ध्यान देना,
दिलमुन, मगान और मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी हमें मिलती है। अब ये तीनों कहाँ पर हैं, जरा इसको समझ लेते हैं। दिलमुन, मगान और मेलुहा, दिलमुन, मगान और मेलुहा, इन तीनों को एक बार यहाँ मैप में देख लेते हैं। ये है दिलमुन, ये इसे आज के बहरीन द्वीप कहते हैं दिलमुन को। ये मगान है जिसको हम ओमान कहते हैं। और आपको पता है हड़प्पा सभ्यता का एक मर्तबान यहाँ पर मिला है और इससे निष्कर्ष निकाला गया है कि शायद यहाँ से तांबे का आयात होता होगा। ये मेलुहा, याद रखना, ये मेलुहा हड़प्पा सभ्यता में है और इसे मेसोपोटामिया के लेख में नाविकों का देश कहा गया। ध्यान देना, मेलुहा को मेसोपोटामिया के लेख में नाविकों का देश कहा गया है। ओके, आगे बढ़ें। उसके अलावा मेसोपोटामिया के जो लेख है उसमें हाजा पक्षी के बारे में भी वर्णन मिलता है। हाजा पक्षी, यह हाजा पक्षी कौन था? यह हाजा पक्षी था मोर। यह हाजा पक्षी का मतलब किससे है? मोर से है। पुरातत्वविद कहते हैं हाजा पक्षी मोर था। एक मिथक के बारे में बात हुई है जिसमें क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। तो ये हाजा पक्षी का मतलब किससे है? किससे है? हाजा पक्षी का मतलब है मोर से। आगे है मोहरे और मुद्रांकन। मोहरे और मुद्रांकन, ये तो हमने पढ़ लिया कि हड़प्पा सभ्यता का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था। हड़प्पा सभ्यता का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था, लेकिन ये जो संपर्क था ये व्यापार के माध्यम से होता था। याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता का सुदूर क्षेत्रों से जो संपर्क था ये व्यापारिक संपर्क था। और इस संपर्क को, इतनी लंबी दूरी का संपर्क है जो कि अभी हमने मैप में देखा था, इस लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता था? इस लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए मोहरों का और मुद्रांकनों का प्रयोग होता था। ध्यान देना, लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग होता था। जरा ध्यान देना, ये यहाँ बताया गया है कि कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया, उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों पर दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान मतलब जहाँ उसको पहुँचना है, पर पहुँचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहे, मतलब उसमें कोई नुकसान न हो, तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। यह निष्कर्ष निकाला गया था। तो मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चल जाता था। मुद्रांकन से प्रेषक मतलब जो सेंडर है, जो चीज़ों को सेंड कर रहा है, जो वस्तुओं को सेंड कर रहा है, उसकी पहचान भी पता की जा सकती थी मुद्रांकन से। ध्यान देना, तो लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए मोहरे और मुद्रांकनों का प्रयोग होता था। आगे पढ़े एक रहस्यमय लिपि के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है एक रहस्यमय लिपि है, क्योंकि इसका अभी तक अर्थ नहीं बतलाया जा सका है। इसका अर्थ अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि वर्णमाली नहीं थी। ध्यान देना, यह लिपि क्या नहीं थी? वर्णमाली नहीं थी। मतलब इसमें स्वर और व्यंजन का इस्तेमाल नहीं होता था। इसमें स्वर और व्यंजन का इस्तेमाल नहीं होता था। ये वर्णमाली नहीं थी, ये चिन्हात्मक थी, ये चित्रात्मक थी। इस बात का आपका पता होना चाहिए। चिन्हों की संख्या जो मिली है कहीं कहीं पर 375 से 400 के बीच मिली है। और ये लिखी कैसे जाती थी? ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ध्यान देना, और जैसे जैसे हम दाएं की, यहाँ पर लिखा है देखो, यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखवाना आरंभ कर दिया, बाद में बाईं ओर स्थान क्या हो गया? कम पड़ गया। ये ध्यान देना, ये कैसे निष्कर्ष निकाला गया कि वो दाईं से बाईं ओर लिखते थे? क्योंकि दाईं ओर जो है वो अंतराल ज़्यादा है और जबकि बाईं ओर जो है अंतराल क्या है? कम है। इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला गया है कि जो लिपि थी वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक हो गया। आगे एक और चीज़ जानने योग्य है कि सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह मिले हैं? 26 चिन्ह मिले हैं। सबसे जो लंबा अभिलेख मिला है उसमें 26 चिन्ह मिले हैं। हड़प्पाई लिपि के 26 चिन्ह मिले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाट, यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बाट, आगे पढ़ते हैं। बाट, अभी हमने पढ़ा था जो शिल्प उत्पादन है, शिल्प उत्पादन में मणके बनाना भी आता है और बाट बनाना भी आता है, मोहरे भी बनाना भी आता है और बाट बनाना। ये जो बाट बनाया जाता था ये पत्थर से बनाया जाता था, उस पत्थर का नाम था चर्ट। याद रखना, किस पत्थर से बनाए जाते थे बाट?
चौट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, ध्यान देना। और एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो बाढ़ थे ये द्विआधारी थे। कैसे थे? ये द्विआधारी थे, और द्विआधारी में 1 2 4 8 16 32 इस तरीके से क्रम संख्या होती थी। यानी कि जो मानदंड था वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था, और ये आज भी इसका इस्तेमाल होता है। छोटे बाटों का इस्तेमाल किस लिए होता था? छोटे बाटों का इस्तेमाल होता था आभूषणों या मनकों को तोड़ने के लिए। छोटे बाटों का उपयोग होता था आभूषणों और मनकों को तोड़ने के लिए। छोटे बाटों का प्रयोग होता था, और धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं, ध्यान देना। धातु से बने तराजू के पलड़े भी वहाँ पर मिले हैं। ओके, बहुत आसान है। अब ये पहली लाइन जाननी बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या लिखा है? विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। याद रखना, विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म और या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। विनिमय मतलब क्या होता है? एक्सचेंज, यानी कि जब वस्तुओं का इधर से उधर एक्सचेंज होता होगा, या कहें एक तरीके से जो तोलन होता था, जो तो बाटों को आभूषणों और मनकों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। याद रखना, यहाँ पर छोटे बाटों के बारे में बताया गया है किस लिए इनका उपयोग किया जाता था। तो ये तो आप खुद ही निष्कर्ष से निकाल लीजिए कि बड़े बाटों का उपयोग बड़ी वस्तुओं को तोड़ने के लिए किया जाता होगा। तराजू भी यहाँ पर मिले हैं, ये ध्यान देना, तराजू भी यहाँ पर मिले हैं। आगे बढ़ते हैं प्राचीन सत्ता के बारे में। प्राचीन सत्ता को और डिफाइन किया गया है आगे। प्रसाद तथा शासक, हेडिंग में प्रसाद लिखा है, इसलिए हम पहले प्रसाद को पढ़ लेते हैं। ये प्रसाद मिला कहाँ है? ये मोहनजोदड़ो मिला है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला है, और इसको प्रसाद की संज्ञा दी गई है। ध्यान देना, किसकी संज्ञा दी गई है? प्रसाद की संज्ञा दी गई है। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो में ये पुरोहित राजा भी मिलता है, इसकी भी मूर्ति मिलती है। और इसको भी हम क्या शासक कहेंगे? क्या वहाँ पुरोहित राजा नाम का ये शासक होता था? तो ये बहुत बड़ा जानने योग्य है, शोध करने योग्य विषय है। तो हमारी बुक बतलाती है कि इस पर पुरातत्वविद जो है वो बटे हुए हैं, इनके विचार बटे हुए हैं 3 भागों में। कितने भागों में बटे हैं? 3 भागों में। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि पुरातत्वविदों में एक मतता नहीं है। कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। ध्यान देना, कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे, जबकि दूसरी कैटेगरी में विद्वान मानते हैं कि वहाँ पर कई शासक थे। हड़प्पा सभ्यता में कई शासक थे। याद रखना, पहले कुछ पुरातत्वविद मानते हैं, पहला पॉइंट ये हो गया कि वहाँ पर शासक नहीं थे, हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। और दूसरा कहते हैं कि वहाँ पर कई शासक थे। दूसरे पुरातत्वविद क्या कहते हैं? कि हड़प्पाई समाज में कई शासक थे। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो हमें बताता है कि वहाँ पर एक ही राज्य था। हड़प्पा समाज में क्या था? एक ही राज्य था। इस तरीके से 3 तरह के विचार देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। पहला पॉइंट बताता है कि हड़प्पाई समाज में क्या थे? शासक नहीं थे। शासक नहीं थे, इसका मतलब क्या हुआ? कि वहाँ पर सामाजिक स्थिति सबकी समान थी, इसलिए वहाँ पर शासक की जरूरत नहीं पड़ी होगी। हड़प्पाई समाज में सबकी सामाजिक स्थिति क्या थी? समान थी, इसलिए वहाँ पर शासक की जरूरत नहीं पड़ी होगी। कुछ पुरातत्वविदों की ये राय है। जबकि दूसरे पुरातत्वविद ये कहते हैं कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि कई शासक थे। जैसे कि मोहनजोदड़ो में कोई और शासक होता होगा, हड़प्पा में कोई और राजा होता होगा। तीसरा टाइप जो कहता है वो ये कहता है कि वहाँ पर एक ही राज्य था। वहाँ पर क्या था? एक ही राज्य था। जैसा कि हमें जो पुरावस्तुएं मिली हैं उससे पता चलता है कि हड़प्पाई जो स्थल हैं वहाँ से जो पुरावस्तुएं मिलती हैं वो लगभग एक समान हैं। वहाँ पर एक ही प्रकार का मानदंड अपनाया गया है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि शायद यहाँ पर ये सब एक ही राज्य के अधीन थे। क्योंकि जब चीज़ें एक ही तरीके से चलती हैं, जैसे हम बात करें ईंटों की, निश्चित अनुपात में होती थी। जहाँ भी ईंटें मिलती हैं निश्चित अनुपात में देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो डिसीजन लेने वाला बंदा है, वो जो डिसीजन लिया जा रहा है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिया जा रहा है, वो केंद्रीय सत्ता के द्वारा लिया जा रहा है, और संपूर्ण इलाके में उस पर अमल किया जा रहा होगा। तो 3 पॉइंट यहाँ पर जानने योग्य हैं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, क्या है
सभ्यता का अंत। तो इतनी विकसित सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये बहुत रोचक है जानना, ध्यान देना। अब जरा यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कारण तो एक नहीं हो सकते, कारण कई सारे हो सकते हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन हो सकता है, वनों की कटाई हो सकती है, अत्यधिक हो सकता है नदियों का सूख जाना भी इसमें शामिल हो, या मार्ग बदलना, नदियों का मार्ग बदलना, अत्यधिक बारिश भी हो सकती है, या भूमि का अधिक उपयोग भी इसमें शामिल हो सकता है। तो इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या ये नहीं करते हैं। याद रखना, ये सभी कारण जो है ये पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते हैं। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि कुछ जो स्थल होंगे हड़प्पा सभ्यता के, उनके विनाश का कारण हो सकता है इनमें से कुछ हो, लेकिन पूरी सभ्यता का अंत इन्हीं कारणों से नहीं हो सकता। अब जरा ध्यान देना, ऐसा लगता है कि एक सुंदरीकरण एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। ध्यान देना, ये ध्यान देने योग्य विषय है कि जब हम ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था, ये कैसे हम बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का होगा। जरा ध्यान देने योग्य बात है कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी जीवन शैली वाली अर्थव्यवस्था थी या व्यवस्था थी। अब जरा ध्यान देना, बाद में जो पुरावस्तुएं मिली हैं या अवशेष मिले हैं, उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि वहाँ पर ग्रामीण जीवन शैली आने लगी थी। और ये जो ग्रामीण जीवन शैली है, इसी संस्कृति को हम उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृतियाँ कहते हैं। जरा ध्यान देने योग्य बात और है कि पहले हड़प्पा सभ्यता में एक मानकीकृत बाट प्रणाली को अपनाया जाता था। मानकीकृत बाट प्रणाली अभी हमने बाट वाले हेडिंग में पढ़ी थी कि द्विआधारी होती थी, तो उसके स्थान पर बाद में वहाँ पर स्थानीय बाटों का इस्तेमाल होने लगा था। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि हड़प्पा समाज का या हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। ये सुदृढ़ एकीकरण के तत्व हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि तीसरा जो पॉइंट बताता है वो ये कहता है कि हड़प्पाई राज्य एक ही होगा, पूरे हड़प्पा में एक ही राज्य होगा, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो सब जगह एक ही रूप से मिलती हैं, समान रूप से मिलती हैं। तो ये जो सुदृढ़ एकीकरण के तत्व थे ये बाद में खत्म हो गए थे। इससे और निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। अब जरा ध्यान देना, ये ध्यान देने योग्य बात है, ये जो ग्रामीण जीवन शैली बाद में आती है, इसी ग्रामीण जीवन शैली वाली जो संस्कृति है उसी को उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृतियाँ भी कहते हैं। जरा ध्यान देना, आगे है हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे होगी। देखो, पहले तो हमने हड़प्पा सभ्यता का अंत करवा दिया, अब हम पता कर रहे हैं कि खोज कैसे रही। तो यानी बुक उल्टी चल रही है। चलो कोई बात नहीं, हम भी ऐसे ही चल लेते हैं। पहले खोज होनी चाहिए थी, फिर जाके अंत होता, लेकिन पहले अंत करवा दिया, अब खोज कर रहे हैं। तो खोज करने में ध्यान देना, वैसे तो 5 लोगों का नाम आएगा, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर हम 4 की बात करेंगे। कितने की बात करेंगे? 4 की बात करेंगे। पहले किसकी बात करें? हम कन्निघम की बात करेंगे। प्रयास इनके द्वारा हुआ, लेकिन असफल प्रयास हुआ था, ध्यान देना, कन्निघम। फिर हम पढ़ेंगे दयाराम साहनी के बारे में, और फिर हम राखाल दास बनर्जी, और फिर आएंगे जॉन मार्शल के बारे में। ये 4 नाम आपको खोज में पढ़ने हैं, ध्यान देना, कन्निघम, दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी और जॉन मार्शल। कन्निघम, ध्यान देना, ये जो कन्निघम था ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पहला डायरेक्टर जनरल था। याद रखना, जब ये भारत में उत्खनन का कार्य शुरू हुआ होगा, ये ऐतिहासिक स्थलों का जो उत्खनन का जो कार्य था ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का काम था। ध्यान देना, ASI का काम था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कार्य था, और इसका पहला जो DG था, डायरेक्टर जनरल, वो कन्निघम था। ध्यान देना, कौन था? कन्निघम। लेकिन कन्निघम जो है हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण सही तरीके से नहीं कर पाए। तो इसके पीछे कारण था कि वो जिस स्रोत पर निर्भर थे अपने उत्खनन कार्य के लिए या अपने अन्वेषण कार्य के लिए, अपने खोज कार्य के लिए, जिस स्रोत पर निर्भर थे वो स्रोत था साहित्यिक स्रोत। वो कौन सा स्रोत था? वो साहित्यिक स्रोत था या अभिलेख थे। और उन साहित्यिक स्रोतों में या अभिलेखों में कहीं पर भी हड़प्पा या मोहनजोदड़ो तो लिखा नहीं था कि जाओ भाई हड़प्पा के बारे में कुछ लिखा है, मोहनजोदड़ो के बारे में इन अभिलेखों में लिखा है तो इसकी खुदाई कर दो। तो क्योंकि इन अभिलेखों में और साहित्यों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उल्लेख नहीं था,
तो कन्निंघम की पूर्व धारणा बन गई कि भारत की जो प्राचीन सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं फली हुई, नहीं डेवलप्ड हुई होगी। वो कहाँ जन्मी होगी? गंगा घाटी में। कौन सी घाटी में? गंगा घाटी में। ये पहले से पूर्व धारणा बन गई। इसीलिए जब कन्निंघम के पास हड़प्पाई मोहर मिली, उसको जब हड़प्पाई मोहर दी गई कन्निंघम को, तो वे उसका काल निर्धारण अच्छी तरीके से नहीं कर पाए। उसको उन्होंने गलत कालखंड में दिनांकित कर दिया। ये ध्यान देने योग्य विषय है। आगे क्या हुआ? मैंने कहा था आपको 4 नाम याद करने हैं। कन्निंघम तो खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पढ़ेंगे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने क्या किया? ये भी पुरातत्वविद थे। इन्होंने हड़प्पा में मोहर खोज निकाली। हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली। ध्यान देना, ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन स्तरों की थी। याद रखना क्या थी? बहुत ही प्राचीन स्तरों से संबंधित थी, और तो इसको ज़्यादा महत्व का समझा जाने लगा था। उसी तरह की मोहरें बाद में एक और पुरातत्वविद राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो से भी खोज निकाली। ध्यान देना, ये मोहरों की हम बात कर रहे हैं जो कि प्राचीन स्तरों से संबंधित थी। जब टीले का उत्खनन होता है ना, जब किसी ऐतिहासिक टीले का उत्खनन होता है, उस टीले का जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर ऐतिहासिक साक्ष्य मिल सकते हैं, तो उसके अलग अलग लेयर होते हैं। खोदने के क्या होते हैं? अलग अलग लेयर होते हैं। तो उन लेयरों में हो सकता है, यहाँ पर बात लिखी है कि ये जो मोहरें मिली थी, हड़प्पा में जो मोहरें मिली थी, ये कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से क्या थी? संबंधित थी। ध्यान देना, कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित थी। अभी हम पढ़ेंगे कि जॉन मार्शल जो है, ये गलती कर बैठे थे कि वो अच्छी तरीके से टीलों, ये जो टीले होते थे जिनका उत्खनन किया जाता था, उसका उत्खनन वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाए, एक वैज्ञानिक तरीके से नहीं कर पाए थे। वो 36 तरीके से क्या करते थे? 36 तरीके से उत्खनन का कार्य करवाते थे। ये 36 तरीके से ये जो उत्खनन का कार्य वो करवाते थे, इससे क्या होता था? जो बहुमूल्य जानकारी होती थी पुरावस्तुओं के बारे में, वो गलत तरीके से वर्गीकृत हो जाती थी, क्लासिफाई हो जाती थी। जरा ध्यान देना, मान लीजिए मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये कोई डिब्बा है, और इसमें हमने रखी है बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, बहुत सारी चीज़ें, और ये अलग अलग समय काल की हैं। यदि हम इसको, अब ये कह रहे हैं कि आप इसको काटो, लेयर वाइज काटो, लेकिन हमने इसको इस तरीके से काटा, और काटने के दौरान हमने देखा कि ये जो पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं, अगर हम इनको गलत तरीके से काटेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर ये सीधे काटने के बजाय हमने इसको ऐसे काट दिया, तो क्या हो जाएगा? ये जो पुरावस्तुएं मिल रही, इनका हम काल निर्धारण गलत तरीके से कर देंगे। कर रहे हैं, क्योंकि पहली नज़र में क्या होगा? पहली नज़र में हम इसको किसी और कालखंड में रख देंगे। ये मान लीजिए ये इस तरीके से पुरावस्तुएं मिली हैं, इस तरीके से, और ये अलग अलग लेयर हैं। तो ये जो लेयर है, इस लेयर का अपना एक अलग कालखंड है। लेकिन यदि हम इसको यूं इस तरीके से उत्खनन करवाएं, तो हम इसका कालखंड जो है गलत तरीके से कर देंगे। तो इसी प्रकार की जो गलती है वो जॉन मार्शल से हुई थी। लेकिन जॉन मार्शल ही व्यक्ति थे जिन्होंने 1924 में, ध्यान देना, 1924 में राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी के आधार पर, उनकी खोज के आधार पर 1924 में क्या किया था? सिंधु घाटी सभ्यता की, एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा करी थी। इस बात के बारे में एस.एन. राव भी बताते हैं अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में। ध्यान देना। आगे तो बाद में ये जो कमी मैंने अभी आपको जॉन मार्शल की बताई, इस कमी को दूर करने की कोशिश बाद में किस डायरेक्टर जनरल ने करी थी? R.E.M. व्हीलन ने करी थी। ध्यान देना, ये इन्होंने क्या किया? ये सेना से जुड़े हुए थे, पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में इन्होंने काम किया था। तो इन्होंने जो मिलिट्री क्षेत्र में जो परिशुद्धता होती है, प्योरिटी होती है, उसी को, एक अनुशासनता होती है, उसी को उन्होंने अपने इस खुदाई के कार्य में भी लागू करवाया, अनुसरण किया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि इन्होंने जो टीले होते थे, उन टीलों के स्तर विन्यास का अच्छी तरीके से क्या किया? अनुसरण किया। जिसकी बात मैं यहाँ पर कर रहा था, वो लास्ट में R.E.M. व्हीलन ने गौर किया
कि जब भी टीले की खुदवाई की जाए तो उसके स्तर विन्यास की जो उसका लेयर है, लेयर का जो स्ट्रक्चर है, उसका बेहतरीन तरीके से क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे इस चैप्टर में क्या बचा है, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। यहाँ पर पीडीएफ अच्छी तरीके से धुंधली पड़ी हुई है, कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही यहाँ से समझा देता हूँ, क्या कुछ खास होगा इसमें। खोजों का वर्गीकरण, ध्यान देना, खोजों का वर्गीकरण। अब जरा ध्यान देना कि ये जो पुरावस्तुएं मिली हैं, पुरावस्तुएं मिलती थी हड़प्पा सभ्यता से, इन पुरावस्तुओं को मिल जाने से मात्र इनके मिल जाने से हमारी काम की पूरी तरीके से, एक तरीके से हमारा जो कार्य है वो ख़त्म नहीं हो जाता था। याद रखना, पुरातत्वविदों को इससे भी आगे काम करना पड़ता था कि ये जो पुरावस्तुएं मिली हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाए। ध्यान रखना, हमारी बुक बताती है इसका वर्गीकरण करने के दो तरीके थे। कितने तरीके थे? दो तरीके थे। एक तो जो तरीका था कि जो पदार्थ मिले हैं, जो पुरावस्तुएं मिली हैं, वो किस पदार्थ के बनाए जाते थे। क्या वो पत्थर के बनाए जाते थे, मिट्टी के, धातु के या अस्थि के? किस धातु के बनाए जाते थे, किस पदार्थ के वो बनाए जाते थे। ध्यान देना, यहाँ पिक्चर क्लियर नहीं हो रही होगी, तो जो बच्चे 12th क्लास के हैं वो तो अपनी बुक को सामने रखें एंड देन इसको सुनते रहें। अदरवाइज बाकी लोग कहीं से पीडीएफ का सहारा भी ले सकते हैं, या बुक का सहारा तो लेना ही चाहिए हर किसी को, तब और बातें क्लियर होती रहेंगी। तो वर्गीकरण का जो पहला सिद्धांत था ये था कि जो पुरावस्तुएं मिल रही हैं वो किस पदार्थ से संबंधित हैं, पत्थर हैं या मिट्टी है, धातु हैं या अस्थि हैं, किस चीज़ से संबंधित है। दूसरा जो था वो उनकी उपयोगिता के आधार पर होता था। ध्यान देना, खोजों का वर्गीकरण दो तरीके से हो रहा है। एक तो है कि वो जो पुरावस्तुएं हैं वो किस पदार्थ की बनी होंगी, एक तो वो, और दूसरा कि उनकी उपयोगिता क्या होगी, उनकी उपयोगिता क्या होगी। तो उपयोगिता के बारे में अगर हम पता करें तो ये देखना है कि वो जो पुरावस्तु मिली है, क्या वो औजार है या आभूषण है, या फिर दोनों, या कोई अनुष्ठानिक प्रयोग की हुई कोई वस्तु है। ध्यान देना, उपयोगिता पर बल दिया जाता था खोजों के वर्गीकरण में। ध्यान देना, जो पुरावस्तु मिल रही है यह पता किया जाता था कि वो किस पदार्थ की बनी है और उसकी क्या उपयोगिता है, क्या वो आभूषण है या औजार है या दोनों है, या अनुष्ठानिक प्रयोग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोई वस्तु है। ध्यान देना बच्चों। आगे इसमें क्या है, व्याख्या की समस्याएं को लेकर है। इसमें जरा गौर करने वाली बात यह है कि पुरोहित राजा तो हमने पढ़ ही लिया। अब जरा इसमें यह है कि जो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं उनको किस तरीके से व्याख्या की जाए। बड़ी समस्या ये है कि जो वस्तुएं मिलती थी, जो असामान्य प्रकार की वस्तुएं मिलती थी, अपरिचित टाइप की जो वस्तुएं मिलती थी, उनकी व्याख्या किस तरीके से की जाती थी वो हमें यहाँ पर समझना है। असामान्य और अपरिचित प्रकार की जो वस्तुएं मिलती थी उनकी व्याख्या किस तरीके से की जाती थी, जरा ध्यान देना। तो संभवतः जो होता था, ऐसी प्रकार की वस्तुएं जो असामान्य अपरिचित हों, संभवतः इन्हें धार्मिक महत्व का मान लिया जाता था। उन्हें किस महत्व का मान लिया जाता था? धार्मिक महत्व का मान लिया जाता था। जैसे कि एक आभूषणों से लदी हुई एक नारी की मृण मूर्ति मिली है, जैसे कि ये आभूषणों से लदी हुई एक नारी की क्या मिली है? मृण मूर्ति मिली है। तो यदि हम इसको देखें तो इसको कहीं ना कहीं ये असामान्य है और अपरिचित वस्तु है, तो इसको वो संभवतः किससे जोड़ देते हैं? धार्मिक महत्व से जोड़ देते हैं। और उन्होंने इसको किसकी संज्ञा दी है? मातृ देवी की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? मातृ देवी की संज्ञा दी है। इसके अलावा पुरोहित राजा को भी हम देखते हैं। पुरोहित राजा पुरुषों को दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां, जिसमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर बैठा हुआ दिखाया गया था, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार का वर्गीकृत किया गया है। तो पुरोहित राजा अगर हम देखें, नाम इसको देखो, पुरोहित राजा कैसे दिया गया? ये भी इसी तरीके से दिया गया क्योंकि ये जो वस्तु है ये भी असामान्य है और अपरिचित लगती थी। तो इस मूर्ति को भी, जो हमने अभी पीछे देखी थी मोहनजोदड़ो में जो पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, उसे भी पुरोहित राजा इसलिए कहा गया क्योंकि वो एक असामान्य और अपरिचित लगती थी। ध्यान देना। आगे एक और चीज कि यहाँ पर 1 नंबर का एक पॉइंट है
कालीबंगन और लोथल से कई प्रकार की वेदियां भी मिली हैं, ध्यान देना। तो ये अनुष्ठानिक महत्व की मानी जाती थी वेदियों का इस्तेमाल ज़्यादातर वैसे यज्ञ हवनों में होता है। तो कालीबंगन और लोथल से क्या मिली हैं, वेदियां मिली हैं। ओके, एक आद्य शिव, ये देखिए ये मोहर है, ये आद्य शिव जो है आप हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक आरंभिक रूप की इसको संज्ञा दी गई है यहाँ पर। और आद्य शिव को जोड़ा गया है भगवान शिव से जोड़ा गया है। इस मोहर पर यदि हम गौर करें तो इसमें पालथी मारकर एक योगी की मुद्रा में बैठा दिया गया है। और कभी कभी जिसे जानवरों से दर्शाया गया है को आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। मतलब इसको आद्य शिव कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? आद्य शिव की संज्ञा दी गई है। मतलब ये भी एक असामान्य टाइप की वस्तु लगी, अपरिचित लगी, तो इसको भी धार्मिक महत्व का स्वीकार कर लिया गया और नाम क्या दे दिया गया इसको? आद्य शिव नाम दे दिया गया। बाकी यहाँ पर एक पॉइंट है, सबसे प्रारंभिक जो धार्मिक ग्रंथ है ऋग्वेद में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, जो यहाँ पर ध्यान देना। तो रुद्र नाम का जो देवता का उल्लेख मिलता है, ये कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन हम ये तो ये कह नहीं सकते कि ये रुद्र जो है ये वास्तव में आद्य शिव ही होगा या आद्य शिव ही होंगे, ये तो हम कह नहीं सकते। तो इस बात में टोटली निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो यहीं पर चैप्टर का हम द एंड कर रहे हैं। बाकी चैप्टर में यहाँ से कुछ मिलान करो में कुछ टॉपिक आ सकते हैं। पहले तो खैर यहाँ पर काल क्रमानुसार से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न पूरा पाषाण पहले आया था, फिर उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, फिर उच्च पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, फिर हड़प्पा सभ्यता का समय काल, फिर उसके बाद आरंभिक लौह काल, फिर आरंभिक ऐतिहासिक काल। तो एक एक नंबर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है काल क्रम के लिए। यहाँ तक बातें काल क्रम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तांबे का पहला जो प्रयोग किया गया था वो ताम्र पाषाण काल में हुआ था। आरंभिक कृषक और पशुपालक का जो काल था वो नव पाषाण काल का था। बाकी ये हड़प्पाई मोहर पर कन्निंघम की रिपोर्ट 1875 में आई थी, 75 में। ये कब क्या उत्खनन हुआ, ये यहाँ पर कुछ सन बताए गए हैं। इस तरीके से हमारा जो पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता का, ये ख़त्म होता है। बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। धन्यवाद।